हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि दीदी, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने प्री नर्चर बैच में। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। लिख दीजिए चैट बॉक्स में गुड आफ्टरनून सारे बच्चे। हाय हाय हाय, हेलो 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 जी, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग करने वाले हैं आगे की चीज़ें डिस्कस। आई होप आप सभी के पास अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। एनसीईआरटी सारे बच्चों के पास होनी चाहिए। देखो, अब तक हमने जो जो चीज़ें कवर करी, हमने पिछले सेशन में सेल वॉल डिस्कस कर लिया था, राइट। सेल वॉल डिस्कस कर लिया था। व्हाट डू यू मीन बाय सेल वॉल। सेल वॉल एक ऐसा आउटर मोस्ट कवरिंग है जो कि प्लांट सेल में देखा जाता है, राइट। यस, आंसर्स इन द चैट बॉक्स। सारे बच्चे आंसर्स दीजिए। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया है हमने और आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे, दैट इज साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, ईआर पढ़ेंगे एंड गोल्गी पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे। उससे पहले रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। वी हैव डन द सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन तो पहले ही कर लिया था। सेल मेम्ब्रेन का हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक, ये तीन कंडीशंस हमने पिछले सेशन में फिर से देखे थे। फिर सेल वॉल भी कर लिया था एंड लास्ट दैट वी डिस्कस्ड सेल वॉल के बाद में, दैट वाज न्यूक्लियस। Yes, everyone, answers in the chat box. गुड आफ्टरनून प्राची, आराध्या, हेलो। यस, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में बेसिक डिफरेंस लिख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, यस और नो? सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वेरएज यहाँ पर आ जाएगा सेल वॉल. अब दोनों में डिफरेंस बताइए. आउटर मोस्ट कौन किस में है? सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कौन से सेल में? प्लांट सेल में कि एनिमल सेल में? यस, प्लांट सेल में है कि एनिमल सेल में? किस में आउटर मोस्ट है? सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट है. सेल प्लांट सेल किस में? प्लांट सेल सेल वॉल में कि सेल मेम्ब्रेन में? आउटर मोस्ट सेल वॉल किस में होता है? सेल वॉल में होता है. सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल के प्लांट सेल. यस, बहुत ही बढ़िया. सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट होता है, इट इज इन एनिमल सेल्स. इट इज इन एनिमल सेल्स. वेराज जो सेल वॉल है बच्चों, सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर. कहाँ पे? प्लांट सेल में. वेरी गुड. ये प्लांट सेल में आउटर मोस्ट है. क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में भी, कि सिर्फ ये एनिमल सेल्स में रहता है? माय क्वेश्चन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल. आपका असर्शन रीजन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल. राइट हो जाएगा ये.
वेरी गुड। यहाँ पे ये हो जाएगा गलत, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज ऑल्सो फाउंड इन plant cells. It is also found in plant cells. Next, फ्रीली परमिएबल कौन है और सिलेक्टिवली परमिएबल कौन है? फ्रीली परमिएबल मतलब कि ऐसे ही सब कुछ फ्लो होने देगा, सब कुछ आने देगा, एंट्री एग्जिट सबके लिए है। बट फ्रीली परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल में क्या डिफरेंस होता है? वेरी गुड आराध्या। Yes, very good. It is cell wall is freely permeable. It is freely permeable. It will allow the movement of all particles, all molecules भी हम लिख सकते हैं। This is selectively permeable, मतलब it will allow specific या selective is this done?
फिर न्यूक्लियस हमने पढ़ा था। न्यूक्लियस में ऐसी कौन सी चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियस में देयर एग्जिस्ट द जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है इसके अंदर, जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। और ये जेनेटिक मटेरियल का नाम क्या है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए, राइट। और ये डीएनए जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये जो डीएनए है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंस और पैक किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये पैक करके न्यूक्लियस में डाला जाता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो पास ऑन होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स, ये कैसे पास ऑन हो पाते हैं, वाया दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज डीएनए। ठीक है, डीएनए के थ्रू ये पास ऑन होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हेयर कलर का ट्रेट हो गया, आई कलर का ट्रेट हो गया, स्किन कलर का ट्रेट हो गया, बिहेवियर हो गया, आईज नोज सबके जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो सारी चीजें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैसे पास ऑन होती है, थ्रू दिस डीएनए। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। ये जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस मैंने बनाया था, राइट, न्यूक्लियस मैंने बनाया था। ये न्यूक्लियस के अंदर कुछ तो था, राइट, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर कुछ तो प्रेजेंट था, और इस फ्लूइड का नाम क्या था। और जो सेल ऑर्गेनल्स है बच्चों सेल के अंदर, क्योंकि सिर्फ एक सेल ऑर्गेनल नहीं है, न्यूक्लियस थोड़ी है सिर्फ, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, बहुत सारे हैं। अब ये सारे जो है ये सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है, राइट। अब ये सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उसके बीच में भी तो फ्लूइड चाहिए रहेगा, और ये फ्लूइड का नाम होता है, ये फ्लूइड का नाम क्या होता है और ये फ्लूइड का नाम क्या होता है, क्या दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, सारे बच्चे बताएंगे। हेलो केशव।
यस, बहुत ही बढ़िया। जो भी बच्चे बता रहे हैं कि ये वाला जो फ्लूइड है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, यस दिस इज करेक्ट। और ये वाला जो फ्लूइड होता है इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, टू डिफरेंट फ्लूइड्स बच्चों। ठीक है, तो हमेशा याद रखना न्यूक्लियस के फ्लूइड के अंदर को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जो बाहर का रहता है दैट इज साइटोप्लाज्म, और टुगेदर को हम क्या बोलते हैं? कैन एनीबडी टेल? अगर मुझे टुगेदर करना है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को तो मैं क्या बोलूंगी? दोनों को साथ में, दोनों को साथ में, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को साथ में। जो परकिंजे ने डिस्कवर किया था, परकिंजे याद आ रहा है? प्रोटोप्लाज्म, वेरी गुड प्राची, लक्ष्य, आराध्या, मधु। इसका नाम होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसने किया था डिस्कवर? इसका नाम लिख दीजिए, परकिंजे। टेक्स्ट बुक में आ जाइए। कम योर साइटोप्लाज्म। When we look at the temporary mounts of the onion peel as well as human cheek cells, we can see large region of the cell enclosed by the cell membrane. This region takes up a very little stain and इसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया बच्चों, जहाँ पे भी सेल ऑर्गेनल्स है या जहाँ पे भी सेल वॉल है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियस है, वहां पे जो स्टेन होगा वो डार्क होगा, राइट, क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स वहां पे प्रेजेंट है तो वो लोग स्टेन ले लेंगे। बट ये जो खाली जगह है, खाली जगह में तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो वो लोग थोड़ी स्टेन लेंगे, कुछ भी नहीं है तो स्टेन कहाँ से आएगा? तो ये जो खाली जगह है जहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसी रीजन को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना है, इसी रीजन को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, जहाँ पे स्टेन नहीं लिया जाता है। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जस्ट हमने डिस्कस किया। इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, बहुत सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे, ईआर रहेगा, गोल्गी रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, lysosomes, ribosomes, everything will be there. Each of these organelles perform a specific function. ये हमें पता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए। Cell organelles are enclosed by membranes in prokaryotes beside the absence of a defined, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है। The significance of membrane can be illustrated with an example of viruses. Viruses lack any membrane and hence do not show any characteristic of life until they enter into the living organism. आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। ये दो पैराग्राफ्स का मैं आपको मतलब समझा देती हूँ। अब दो सिनारियो लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक डीएनए, दोनों में डीएनए, ठीक है, डीएनए तो दोनों में है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो है डीएनए है जो, इसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में सराउंडेड है, और यहाँ पे जो डीएनए है ना इसमें प्रॉपर ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है पर डीएनए है, मतलब क्रोमोसोम्स है। इसके पास क्रोमोसोम्स है बट इट इज सराउंडेड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रॉपर इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस रहेगा।
यहाँ पे जो क्रोमोसोम है या डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहेगा, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन दोनों में से मुझे बताएंगे सारे बच्चे प्रोकैरियोटिक कौन है और यूकैरियोटिक कौन है। लेफ्ट वाला राइट वाला कौन है प्रोकैरियोटिक और कौन है यूकैरियोटिक। वेरी गुड खुशी, वेरी गुड। यहाँ पर एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला होगा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब ही यही रहता है दैट इज हैविंग अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस, दैट इज हैविंग अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस। जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। वेराज इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो दीज विल बी कॉल्ड एज यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यानी प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है। और फिर वायरसेस के बारे में बोला है, तो वायरसेस का कैसा है ना, वायरसेस को हम लिविंग में भी नहीं रखते और नॉन लिविंग में भी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर ऐसा मेम्ब्रेन नहीं रहता है, इनके पास मेम्ब्रेन है ही नहीं। तो हम किस हिसाब से बोले कि ये कोई सेल है, क्योंकि हमें पता है कि यार सेल मतलब क्या, सेल मतलब कि वो एक तरीके का मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेगा। हमने सबसे पहले सेल थ्योरी में ही यही पढ़ा कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके पास सेल रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई तू लिविंग है, जिसके पास सेल नहीं रहेगा उसका मतलब है कि वो लिविंग नहीं है। तो जिसके पास सेल रहेगा उसको बोलेंगे ना लिविंग। तो वायरस इसको हम लिविंग क्यों बोलेंगे, जब उसके पास कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। मेम्ब्रेन नहीं है तो फिर वो कोई सेल बना नहीं पाएगा, और सेल नहीं बना पा रहा तो कैसे हम बोले कि वो लिविंग है। बट जब वो कोई बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वायरस आपके बॉडी के अंदर घुस गया तो तब वो लिविंग बन जाता है। जब वो वायरस बाहर रहता है तो तब वो नॉन लिविंग जैसे बिहेव करता है। और लिविंग भी हम उस हिसाब से बोल रहे हैं बॉडी के अंदर क्योंकि वो मल्टीप्लाई करता है। तो मल्टीप्लाई तो वही चीज करेगी ना, रिप्रोडक्शन तो वही चीज करेगी जो कि रहेगी, लिविंग रहेगी, राइट। नॉन लिविंग तो इतना मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाएगी। एंड इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब वो किसी होस्ट के अंदर चला जाए, होस्ट मतलब कोई बॉडी के अंदर चला जाए, तो फिर वो लिविंग बन जाता है। और अगर बॉडी के बाहर रहे तो फिर वो नॉन लिविंग बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में आता है, वायरस इज लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में आता है।
नेक्स्ट, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं ये देख लेते हैं। अभी प्रोकैरियोटिक में हमेशा ध्यान में रखना, ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं रहता है, पर साथ साथ जो सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे वैसे वाले सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहेंगे जिनके पास मेम्ब्रेन होती है। अब जैसे कि राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स के पास ना कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इट इज मेम्ब्रेनलेस। तो अगर ये मेम्ब्रेनलेस रहेगा तो ही यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में एंट्री मिलेगी। तो वही सेल ऑर्गेनल्स को एंट्री मिलती है जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। जिनके पास मेम्ब्रेन होता है उनको हम कहते हैं कि दीज विल बी प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। हो गया, ये लिख के हो गया। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे। ऑल्सो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आप लोग लिखोगे प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में एग्जाम्पल आप लोग बैक्टीरिया का लिखोगे। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक के बेस्ट एग्जाम्पल। और यहाँ पे हम किसी भी सेल का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वो सारे यूकैरियोटिक रहेंगे। हमारे सेल्स भी यूकैरियोटिक है। चलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट करें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट करते हैं। चलो बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएंगे अब। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों किस तरीके से दिखता है? जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से ही एक्सटेंड होता है। अब यहाँ पे दो तरीके के वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ER, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज कॉल्ड एज ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज कॉल्ड एज ER। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ER है, इसके दो वेरिएंट्स हो सकते हैं। कितने वेरिएंट्स? दो वेरिएंट्स हो सकते हैं। Rough endoplasmic reticulum, that is RER, and next is
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम that is SER. Yes everyone, what do you mean by RER और SER में डिफरेंस आप कैसे बताओगे? डिफरेंस बिटवीन RER एंड SER. Everyone in the chat box. ये आराध्या का आंसर आ चुका है, प्राची का भी आंसर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चे लिखेंगे, बस 2-3 बच्चे नहीं, और बच्चे, सारे बच्चे लिखेंगे। वेरी गुड। देखो जो भी बच्चों ने आंसर दिया है आप लोग एकदम बढ़िया। देखो जो ये ER निकल के आ रहा है ना फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये जो ER निकल के आ रहा है, इसमें से कुछ पार्ट ऑफ द ER के सरफेस के ऊपर ऐसे ना डॉट्स होंगे। ये डॉट्स ऐसे ही डॉट्स नहीं है, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है, दैट इज राइबोसोम्स। ठीक है, इस पार्ट में क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो इनका सरफेस कैसा हो जाएगा? रफ हो जाएगा ना। इनका सरफेस कैसा हो जाएगा? रफ हो जाएगा। अभी अगर किसी के स्किन के ऊपर पिंपल्स या तो कुछ होता है, कुछ लग गया वगैरह, तो अगर उनको टच करेंगे तो कैसा लगेगा? रफ लगेगा, क्योंकि उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। और अगर जिनकी स्मूथ स्किन होती है, जरा भी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, जरा भी पिंपल प्रेजेंट नहीं है, तो उनकी स्मूथ स्किन होती है, तो यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है और यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो जिसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो वाला जो ER होता है दैट इज कॉल्ड एज RER। RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज RER। और जहां पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, उनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो उसे हम कहेंगे SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज दिस अंडरस्टूड बच्चों? और ये जो डॉट्स है, ये डॉट्स क्या है? ये सारे राइबोसोम्स है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम ये SER और RER को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब देखो ये राइबोसोम जो होता है ना, राइबोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। ये लोग क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं ये? प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन बनाने का काम। अब क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर
राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो राइबोसोम्स का जो फंक्शन होगा दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, यही आरईआर का फंक्शन होगा, दैट इज ऑल्सो प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे आरईआर का फंक्शन हम क्या लिखेंगे, आरईआर का फंक्शन क्या लिखेंगे एवरीवन, इट इज प्रोटीन सिंथेसिस। आरईआर का फंक्शन क्या लिखेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस लिखेंगे। नेक्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके पास तो यार राइबोसोम्स है ही नहीं, तो राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो इनका फंक्शन नहीं होगा प्रोटीन सिंथेसिस एससीआर का, इनका फंक्शन होगा लिपिड सिंथेसिस। क्या होगा, लिपिड सिंथेसिस। ये सिर्फ लिपिड नहीं बनाते, ये एक और चीज करते हैं दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। अब इसके रिलेटेड आप लोग को कॉपी करना था क्या, ये कॉपी करना है, रुकू मैं 2 मिनट। थैंक यू प्राची, माय प्लेजर। थैंक यू आराध्या। यस हो गया, लिख के हो गया, डन। अब ना एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो आपको फिक्स सवाल आएगा, फिक्स एग्जाम में सवाल आएगा आपके क्वेश्चन में, वो सवाल ना आए ना आपके एग्जाम में तो मेरा नाम बदल देना, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब अभी नाम से समझो, मेम्ब्रेन, एंडो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बनाने की क्रिया, मेम्ब्रेन बनाने का प्रोसीजर। अब अगर हम ध्यान से देखें ना, कोई भी सेल ऑर्गेनल का या कोई भी सेल का, सेल का फॉर एग्जांपल कोई भी सेल है तो उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है, वो लिपिड से बना होता है, मतलब फैट से बना होता है, और प्रोटीन से बना होता है। फिर आप किसी भी सेल ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन ले लो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन ले लो, आप न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन ले लो, वैक्यूल का, गोल्गी का, किसी का भी मेम्ब्रेन ले लो, कोई भी सेल ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन ले लो, वो भी उसी बेसिक कॉम्पोजिशन से बना होता है, दैट इज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, ये दोनों से बना होता है, ये दोनों का कॉम्पोजिशन रहता है। अब ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है इसका मतलब ही यही है, बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
सॉरी, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तो नीट वालों को है। मैं नीट पढ़ाती हूँ ना, मतलब मेरे क्लासेस होते हैं नीट में, तो फिर वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, सॉरी। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, अभी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब क्या, कि मेम्ब्रेन बनाने का प्रोसेस, जेनेसिस मतलब बनाने का, राइट। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स बनाने का जो प्रोसेस है, किसका मेम्ब्रेन, ऑफ सेल्स, ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल्स का मेम्ब्रेन, एक्सेट्रा। एंडोमेम्ब्रेन जाने दो, एंडोमेम्ब्रेन नहीं है, आपके सिलेबस में ही नहीं है। आप मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस पे ध्यान दो, ठीक है। समझ गया। अभी कोई भी सेल का कोई मेम्ब्रेन हो ना, कोई सेल का मेम्ब्रेन हो, फिर सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनका मेम्ब्रेन हो, किसी का भी मेम्ब्रेन हो, वो मेम्ब्रेन बनाने के लिए आपको लगने वाले हैं दो कंपोनेंट्स। कौन से दो कंपोनेंट्स? आपको लगेगा सबसे पहले तो लिपिड, लिपिड मतलब फैट, एंड दूसरा कंपोनेंट आपको लगेगा प्रोटीन। ये दोनों आपको लगेंगे ही लगेंगे, दैट इज लिपिड लगेगा एंड प्रोटीन लगेगा। अब ये जो लिपिड है और ये जो प्रोटीन है वो कैसे लगेंगे, मतलब कैसे आप बना सकोगे मेम्ब्रेन? बाय दिस प्रोसेस दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, जो एसईआर है वहां से आप लिपिड ले लोगे, आरईआर है वहां से आप प्रोटीन ले लोगे, हो गया हमारा काम सॉल्व, टास्क सॉल्व, मिशन एकम्प्लिश्ड। तो लिपिड आपको मिल जाएगा फ्रॉम एससीआर, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दैट इज एससीआर। एंड ये क्या है, ये है रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दैट इज RER। तो यहां से लिपिड ले लेंगे, यहां से प्रोटीन ले लेंगे, और क्या मुझे मिलेगा, दोनों का मिक्सचर, दैट इज पूरा मेम्ब्रेन बन के रेडी।
व्हाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिड, ये तो दोनों ने बनाया ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही तो पार्ट है ये, आर और एस प्राची। तो अगर आर बना रहा है प्रोटीन, एस बना रहा है लिपिड, तो ई आर एज अ टूगेदर, ये जो ई आर है इसका टूगेदर फंक्शन क्या हो जाएगा, टू प्रोड्यूस लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये नंबर 1 फंक्शन। नेक्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि ये एस का फंक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। यस, न्यू मेम्ब्रेन। देखो न्यू मेम्ब्रेन क्यों फॉर्म होता है, न्यू मेम्ब्रेन इसलिए फॉर्म होगा क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ तो रिपेयर होना जरूरी है। अभी हमारे घर पे कभी टीवी बिगड़ जाता है, कभी फ्रिज बिगड़ जाता है, कभी एसी बिगड़ जाता है, राइट। तो इसमें हम लोग सर्विसिंग करवाते हैं। तो वैसे ही जो सेल होते हैं, सेल के ऑर्गेनल्स भी कभी कभी बिगड़ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो डायरेक्टली थोड़ी हम लोग उसको निकाल देंगे, हम उसे रिपेयर करेंगे ना। तो इसलिए हमें मेम्ब्रेन्स की जरूरत पड़ती है, कोई ना कोई मेम्ब्रेन्स की जरूरत पड़ती है। और ये मेम्ब्रेन्स कैसे बनेंगे, बाय मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस दैट इज थ्रू ईआर। इसमें कौन आएगा, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आ जाइए इस वाले पैराग्राफ में आ जाइए। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज ईआर is a large network of membrane bound tubes or sheet. It looks like long tubules or round oblong bags. The ER membrane is similar in structure to the plasma membrane. There are two types of ER, right? एक तो RER और दूसरा SER. RER यानी क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER यानी क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड एज राइबोसोम्स। RER क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। क्या करते हैं ये, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू दी प्लेसेस जहां पे आपको गोल्गी आगे के लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी। द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ fat molecules or lipid important for cell function. Some of these proteins and lipids help in the building membrane. और इसी को हम कहते हैं membrane biogenesis। क्या कहते हैं, membrane biogenesis, जहां पे प्रोटीन और लिपिड दोनों बनते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड दोनों बनते हैं। ठीक है बेटा। अब अच्छा यहाँ पे और है, देख लेते हैं। ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट क्यों हो रहा है, न्यूक्लियस जो इसके आजू बाजू आप देख रहे हो सराउंडिंग, व्हाट इज देयर, इट इज ईआर। तो जो भी न्यूक्लियस से बना है वो कहाँ पे जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा टू द ईआर। तो एक तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये बन रहा है। एंड
एस का लिख लीजिए, सबसे ज्यादा रहेंगे लिवर में, क्योंकि इसका रोल है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। इसके ऊपर सवाल आता है आपके एग्जाम में, नोट डाउन कर लीजिए। ये डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये सबसे ज्यादा होगा इन केस ऑफ एसईआर। एसईआर में भी सबसे ज्यादा होते हैं लिवर सेल्स में। एसईआर आर प्रेजेंट मेजॉरिटी इन द लिवर सेल्स। एसईआर कहां पे प्रेजेंट है? मेजॉरिटी इन द लिवर सेल्स। इज दिस अंडरस्टूड? चलिए तो फिर एंड करते हैं इस सेशन को यहीं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ कृषि दीदी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।